हेलो दोस्तों और बच्चों, नमस्ते। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? कक्षा 12 इतिहास विषय में चैप्टर जो 7 है, उस चैप्टर 7 के बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसको देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरबीएससी 2024 कक्षा 12 इतिहास। चैप्टर का जो नाम है वो है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक जो विजयनगर का शासन रहा है उसको हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसी को देखेंगे। विजयनगर जो स्थान है ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य में है। मैप में भी विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है। विजयनगर कर्नाटक में, यहीं से एक प्रश्न बन गया। इसके बाद इस चैप्टर से प्रश्न किस प्रकार के आने वाले हैं तो वो भी ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखें तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं वो इस चैप्टर से आने वाले हैं 2, और रिक्त स्थान वाला प्रश्न आने वाला 1, और अति लघुतरात्मक 1, और लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो 1 आने वाला है। इस प्रकार इस चैप्टर से जो टोटल प्रश्न आने वाले हैं वो आने वाले हैं 5, और 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। ये जो है लघुतरात्मक, ये 2 नंबर का हो गया, ये 1 नंबर का हो गया, ये 1 नंबर का हो गया, और ये 1 नंबर के हो गए 2। तो 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर का जो ये चैप्टर है, इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसी बोर्ड एग्जाम के ब्लूप्रिंट के हिसाब से देख लेते हैं। आज की इस क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं बनने वाले हैं उसको देख लेते हैं। पहला ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने है कि विजयनगर अथवा विजय का जो शहर है, ये एक साम्राज्य, एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए जो है प्रयुक्त नाम है। विजयनगर का जो अर्थ है वो क्या है? विजय का शहर। और ये किसके लिए प्रयुक्त नाम है? विजयनगर को हम एक शहर भी कहते हैं, कर्नाटक में स्थित एक शहर है, और साथ ही एक साम्राज्य, विशाल साम्राज्य जो है इस विजयनगर में खड़ा कर दिया गया था। तो इसको एक शहर के नाम से भी जाना जाता है और एक साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है विजयनगर को। बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो रिक्त स्थान और वस्तुनिष्ठ दोनों में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 14वीं शताब्दी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य में उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो उत्तर में तो कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी से लेकर के प्रायद्वीप के सुदूर, भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक जो है ये फैला हुआ था। उत्तर में कृष्णा नदी और नीचे दक्षिण में सुदूर दक्षिण तक जो है यह फैला हुआ था। हम्पी नाम जो है विजयनगर की जो राजधानी है, हम्पी क्या है? विजयनगर की राजधानी है, पुरानी राजधानी कहते हैं हम्पी को। तो हम्पी नाम जो है इसको किस प्रकार पड़ा? हम्पी नाम का जो आविर्भाव है हुआ है वो यहाँ की जो स्थानीय मातृ देवी थी पंपा देवी के नाम पर जो है हम्पी का आविर्भाव हुआ था। पंपा देवी यहाँ की स्थानीय देवी है। इसी नाम पर, पंपा नाम पर ही जो है इस स्थान का नाम पड़ा है हम्पी। तो ये रिक्त स्थान में भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हम्पी नाम का जो आविर्भाव हुआ है वो यहाँ की मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। बात कर लेते हैं हम्पी के अवशेषों की खोज किसने और कब की। तो हम्पी के अवशेषों की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम्पी के अवशेषों की खोज की थी 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। हम्पी के अवशेषों की खोज किसने की थी? 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कौन थे ये मैकेंजी भाई साहब? तो मैकेंजी के बारे में थोड़ा सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए छोटे प्रश्न के रूप में। तो मैकेंजी एक अभियंता, मानचित्रकार और सर्वेक्षक, साथ ही पुराविद थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया था? हम्पी का जो मानचित्र है वो किसने तैयार किया था? हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करने वाले कौन थे? तो वो भी थे आपके कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इनका नाम ध्यान रखना है। सातवां बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो है सातवें चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है। हम्पी का जो पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया है वो किसने किया है? जिसने इस हम्पी के अवशेषों की खोज की है 1800 ईस्वी में, उसी ने इसका जो है सर्वेक्षण करके यहाँ का मानचित्र जो है जारी किया था। हम्पी जो शहर है वो किस प्रकार का था? हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी आपकी राजधानी थी विजयनगर की, पुरानी राजधानी थी हम्पी। हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैकेंजी ने जब हम्पी के अवशेषों की खोज कर ली तो मैकेंजी ने विजयनगर की जो जानकारी है वो किस प्रकार एकत्रित की? तो विजयनगर की जो जानकारी है इसने, एक तो यहाँ का मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, और साथ ही माता जो यहाँ की स्थानीय मातृ देवी है पंपा देवी के पूजा स्थलों के जो पुजारी थे उनसे, पुजारियों से बातचीत करके इस
हम्पी के बारे में, विजयनगर के बारे में यहाँ की जानकारी इकट्ठा की और इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख अभिलेख भी थे, मंदिरों से जो मिले हुए अभिलेख थे, उन अभिलेखों से भी जानकारी जो है इकट्ठी की गई। इस प्रकार मैकेंजी ने जो है इन माध्यमों से यहाँ की जानकारी एकत्रित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में ध्यान रखिएगा, जो 1815 में है, भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसको बनाया गया था? तो ये भी बनाया गया था कर्नल कॉलिन मैकेंजी को। और ये कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो है इस सर्वेयर जनरल के पद पर कब तक रहे थे? तो अपनी मृत्यु तक, जब इनकी मृत्यु हो गई 1821 में, तब तक ये इस पद पर बने रहे। यानी कि 1815 से लेकर 1821 तक 6 वर्ष तक ये इस पद पर रहे थे, भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में। इसके बाद में है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाई थे, हरियर और बुक्का, इन लोगों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, जो प्रमुख शासक हैं, एक तो है गजपति और दूसरा है अश्वपति और साथ ही नरपति। ये तीन जो हैं, ये किन किन को कहा जाता था? नरपति, अश्वपति, गजपति, तीनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें। तो गजपति किसको बोलते हैं? गजपति बोलते हैं उड़ीसा के शासकों को, और अश्वपति बोलते हैं दक्कन के सुल्तानों को। उड़ीसा के शासकों को गजपति इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनके पास में बड़ी संख्या में क्या होते थे? बड़ी संख्या में हाथी होते थे इनके पास में। और अश्वपति दक्कन के सुल्तानों को इसलिए बोलते थे क्योंकि उनके पास बड़ी संख्या में क्या होते थे? घोड़े होते थे। इसी कारण इनको क्या बोला जाता था? अश्वपति। इसके बाद में है नरपति। नरपति कहा जाता था, विजयनगर के जो शासक थे ये अपने आप को राय बोलते थे, राय। तो इन्हीं कारण राय जो है वो लोगों के स्वामी थे, जनता के साथ जो है ज्यादा प्रेम पूर्वक रहते थे, जनता की हर जो है कल्याणकारी कार्य करते थे जनता के लिए। तो नरपति किसको कहा गया है? लोगों का जो स्वामी है वो कहा गया है विजयनगर के शासकों को, यानी कि रायों को। यह भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, विजयनगर के शासकों को कहा गया है नरपति। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? क्वेश्चन भी आ गया, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो राय कहते थे विजयनगर के शासक अपने आप को। इसके बाद में दो मंदिरों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वरहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तंजावुर में। और चन्नकेशव मंदिर कहां पर है? तो दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर की बात करूं तो बृहदेश्वर जो मंदिर है ये आपके तंजावुर में है। और तंजावुर कहां पर है? तो तंजावुर की बात कर लेते हैं, ये है आपके तमिलनाडु में। और चन्नकेशव मंदिर है बेलूर में। बेलूर कहां पर है? तो आपके कर्नाटक में, कर्नाटक, बेलूर कर्नाटक में है। मानचित्र में भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इनको। दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के शासकों का विजयनगर के साथ संघर्ष क्यों चलता था? ये पास में रहते थे शासक, दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के शासक। इनके इनके दोनों के और साथ ही विजयनगर के जो शासक थे इनके बीच में संघर्ष क्यों चलता था? इसके प्रमुख कारण क्या रहे हैं? तो ये एक लघुत्रात्मक प्रश्न के रूप में आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर के उत्तर में कौन थे? विजयनगर के उत्तर में थे दक्कन के सुल्तान, और दक्कन के सुल्तानों का उत्तर में शासन था। और दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति बोला जाता था क्योंकि इनके पास में बड़ी संख्या में अश्व थे। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बात कर लेते हैं उड़ीसा में, तो यहाँ पर गजपति शासन करते थे क्योंकि इनके पास में बड़ी संख्या में क्या थे? हाथी थे। और इन सभी शासकों का जो है विजयनगर के साथ संघर्ष चलता था, यह बात हमें पता है। संघर्ष क्यों चलता था इसका यदि प्रमुख कारण बात करें तो वो यह संघर्ष जो था ये उपजाऊ नदी घाटी, यहाँ की जो नदी घाटी थी वो उपजाऊ थी। कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी का जो इलाका था ये उपजाऊ था। यहाँ पर कृषि अच्छी अच्छी होती थी, यहाँ से जो फसल है, फसल का उत्पादन अच्छा होता था, फसल। और साथ ही विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार करने के लिए ये जो है संघर्ष चलता रहता था दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के शासकों का विजयनगर के शासकों के साथ। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि विजयनगर की जो सेना है, विजयनगर के सेना प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो सेना प्रमुख को क्या कहा जाता है? विजयनगर के सेना प्रमुख को, तो वो विशेष रूप से ध्यान रखना क्या कहा जाता है? नायक कहा जाता है। विजयनगर के सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? नायक। जो सेना का प्रमुख होता था सेनापति, उसको नायक कहा जाता था, नायक। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के रूप में है। नाइक पर भी एक बड़ा प्रश्न आ सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं, 2 नंबर का 50 शब्द जिसमें लिखने होते थे। तो नाइक कौन थे? नाइक पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में है, इस बार बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है। तो नाइक कौन थे? विजयनगर विजयनगर राज्य के सेना प्रमुख को क्या कहा जाता है? नाइक। अभी हमने बात की थी, जो सेना प्रमुख है उसको नाइक कहा जाता था। प्राय नाइकों का किलों पर नियंत्रण होता था, जो दुर्ग होते थे उस पर इनका नियंत्रण होता था।
और उनके पास में सशस्त्र सैनिक होते थे, यानी कि जो सेना से शस्त्र होते थे, इनके सैनिकों के पास, सैनिकों पर नियंत्रण जो है किसका होता था? नायकों का। और ये जो नायक हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी जो है इन नायकों का साथ देते थे। और ये जो नायक हैं, ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे, और कई नायकों ने तो विजयनगर के शासकों की प्रभुसत्ता के सामने समर्पण किया था, परंतु वे प्राय विद्रोह भी कर देते थे और उन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से जो है इन नायकों को वश में किया जाता था। इस प्रकार नायकों पर एक अच्छी सी टिप्पणी आप इस प्रकार लिख सकते हो। नायक पर है जो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना भी है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ये दोनों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपके एक तो है राष्ट्रीय महत्व का स्थल और एक है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल। तो राष्ट्रीय महत्व का जो स्थल के रूप में हम्पी को मान्यता मिली थी, वो मिली थी कब? तो वो मिली थी आपके 1976 में। और 1986 में इसको क्या मान्यता मिली? तो यूनेस्को ने जो है विश्व पुरातत्व स्थल में जो है विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया था हम्पी को 1986 में। 1976 के 10 साल बाद में यूनेस्को ने जो है विश्व स्तर पर इसको विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया। और राष्ट्रीय महत्व का, अपने देश का जो है गौरव, वो हम्पी को कब माना गया? तो 1976 में माना गया। तो दोनों प्रश्न 10 साल के अंतराल का है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोनों का। एक 1976 राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली हम्पी को, और 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। दोनों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न है, कर्नाटक साम्राज्य मुंह से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर के लिहाज से ये क्वेश्चन आ सकता है। जहां इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं जो उस समय के तत्कालीन जो लोग थे, वो इस साम्राज्य को क्या बोलते थे? कर्नाटक साम्राज्य। क्योंकि वर्तमान में हमने इसके हम्पी के अवशेषों की खोज की, तो वर्तमान में हम कह रहे हैं कि ये विजयनगर साम्राज्य था। यहाँ पर 4 वंशों ने शासन किया, कृष्णदेवराय यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे। इस प्रकार हम वर्तमान में जो है साक्ष्यों के आधार पर इतिहास लिख रहे हैं, लेकिन उस समय के जो तत्कालीन इतिहासकार थे, उन्होंने इनको, इस साम्राज्य को क्या नाम दिया है? कर्नाटक साम्राज्य। यानी ये क्या है? कर्नाटक साम्राज्य है, वही साम्राज्य, तो इसी को नाम दिया गया है कर्नाटक साम्राज्य। फिर इतना पता चल गया है, तो थोड़ा बहुत आप 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाए तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में इसमें लिख सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन है कि विजयनगर में जो सेना है वो किस पर निर्भर थी? तो विजयनगर की जो सेना है वो किस पर निर्भर थी भाई? घोड़ों पर निर्भर थी। और इसलिए घोड़ों का क्या होता था? व्यापार होता था। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, घोड़ों का व्यापार होता था, क्योंकि विजयनगर की जो सेना है वो घोड़ों पर निर्भर थी। तो घोड़ों का व्यापार होता था, तो विजयनगर के जो शासक थे वो घोड़े कहाँ से मंगाते थे? घोड़ों का आयात कहाँ से करते थे? आपके रिक्त स्थान और जो वस्तुनिष्ठ है, उन दोनों में विशेष रूप से ध्यान रखना है। अरब और मध्य एशिया से ये क्या करते थे? अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात करते थे विजयनगर के शासक। इसके बाद में है घोड़ों के जो व्यापारी थे उनको क्या कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप कि घोड़ों के जो व्यापारी है उनको कहा जाता था कुदिरई चेट्टी। क्या कहा जाता था? कुदिरई चेट्टी। घोड़ों के जो व्यापारी थे, व्यापारियों का जो समूह था, क्योंकि अधिकांश यहाँ पर घोड़ों का ही व्यापार होता था, तो घोड़ों के जो व्यापारी हैं उनको कहा जाता था कुदिरई चेट्टी। ये क्वेश्चन आ गया, मान लो, समझ लो, ये इंपॉर्टेंट के रूप में है, विशेष रूप से इनको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट के रूप में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कुदिरई चेट्टी जो है घोड़ों के व्यापारियों को कहा जाता था। लिख लो, ये आएगा क्वेश्चन। इसके बाद में है विजयनगर जो है मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? यहाँ से जो है मसाले, वस्त्र और रत्न जो है, हीरे जवाहरात, ये बड़ी मात्रा में यहाँ से बाहर जाते थे। इनका व्यापार जो है इनके बाजारों के लिए प्रसिद्ध था, यानी विजयनगर साम्राज्य में इनका बाजार लगा रहता था। अपने बाजार के लिए यह प्रसिद्ध था विजयनगर। मसाले यहाँ पर खूब थे, वस्त्र, रत्न। विजयनगर के जो सबसे प्रसिद्ध शासक हैं वो कौन थे? तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्णदेवराय जो हैं ये विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं। कौन थे विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक? तो कृष्णदेवराय। आपको पता है कृष्णदेवराय जो हैं ये किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश से संबंधित है। ये भी नाम ध्यान रखना है, तुलु वंश। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश। अभी हम चारों वंशों के नाम देखने वाले हैं, और इनका याद रहे तो ये भी ध्यान रख लेना, इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था? तो 1509 से लेकर 1529 तक जो है ये शासक रहे थे विजयनगर के। और ये तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये जो 29वां पॉइंट है कि विजयनगर के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने एक पुस्तक लिखी थी अमुक्त मल्यद। ये आपको पता होगी, अमुक्त मल्यद विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की पुस्तक है अमुक्त मल्यद। छोटे प्रश्न में भी आती है ये, अमुक्त मल्यद किसकी पुस्तक है? तो कृष्णदेवराय की है।
इस पुस्तक की भाषा कौन सी है? तो तेलुगु भाषा है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस पुस्तक की तेलुगु भाषा है। और ये किस पर आधारित है? इसका विषय क्या है? तो शासन कला पर यह आधारित है। शासन किस प्रकार किया जाता है? तो शासन से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है ये पुस्तक। अमुक्त मल्यद, अमुक्त मल्यद या अमुक्त माल्यद भी बोला जाता है इसको। तो इस पुस्तक का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये कृष्णदेवराय की है, तेलुगु भाषा में है, शासन कला पर आधारित है। 3 पॉइंट इस पुस्तक के बारे में ध्यान रखिएगा। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से थे, अभी हमने बात की। और विजयनगर के जो प्रमुख राजवंश हैं वो कौन कौन से रहे हैं? तो सबसे पहला राजवंश है संगम वंश। संगम वंश पहला राजवंश है और इसने यहाँ पर शासन किया था 1336 से लेकर 1485 तक। और विजयनगर के साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना करने वाले भी कौन थे? संगम वंश के लोग थे, क्योंकि ये पहला राजवंश है। और इसकी जो स्थापना करने वाले हैं वो है हरिहर और बुक्का, 2 भाई थे। इन्होंने 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और जो बुक्का है ये किस वंश से संबंधित है? तो संगम वंश से संबंधित है। दूसरा जो वंश है वो है सुलु वंश, 1485 से लेकर 1503। और तीसरा जो है वो है तुलु वंश, अभी हमने बात की थी 1503 से 1570। कृष्णदेवराय जो है वो किस वंश से संबंधित थे? तो तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेवराय। चौथा जो वंश है वो है अरविंदु वंश या अराविडु वंश। इस वंश की वंश ने जो शासन किया है वो है 1570 से लेकर 1650 तक। और कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद में जो है इस वंश का प्रभाव बढ़ा था। और इसने बाद में पेनुकोंडा आंध्र प्रदेश और चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश यहाँ से शासन किया था बाद में। जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, तब दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के शासकों ने जो है इनको यहाँ से भगा दिया था। तो ये पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से शासन किया था बाद में इन्होंने। आंध्र प्रदेश में दोनों स्थल हैं, मैप में भी ध्यान रखना, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। इसके बाद में बात कर लेते हैं दक्षिण भारतीय मंदिरों में। दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिर हैं, उसमें गोपुरम यानी कि जो विशाल प्रवेश द्वार हैं, वो मंदिरों के जो विशाल प्रवेश द्वार है, भव्य गोपुरम, गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, उनको जोड़ने का श्रेय किसको जाता है? तो विजयनगर के जो प्रसिद्ध शासक हुए हैं कृष्णदेवराय, इसका नाम ध्यान रखिएगा। कृष्णदेवराय ने जो है गोपुरम जोड़ने का कार्य किया था। श्रेय किसको जाता है? कृष्णदेवराय को, जो तुलु वंश से संबंधित थे। 1509 से लेकर 1529 तक इनका शासन था। इसके बाद में है कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। ये प्रश्न तो आता ही है, बार बार आता है। तो नगलपुरम जो नगर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेवराय ने की थी। छोटे प्रश्न ऐसे आते हैं, नगलपुरम नगर की स्थापना किसने की? तो कृष्णदेवराय ने की थी। अपनी माँ के नाम पर, नगला देवी नाम इनकी माता का नाम, और माँ के नाम पर ही एक नगर यानी एक शहर की स्थापना की थी कृष्णदेवराय ने, विजयनगर के पास में ही, कर्नाटक में ही है नगलपुरम नगर। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नगलपुरम नगर की स्थापना इसने की थी। एक युद्ध है जिस पर एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। इस पर एक टिप्पणी, इस पर इसका परिचय और इसका क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, सब देख लेते हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनने वाला है। 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई थी, ये हमने देखा था। इसका शासनकाल जो है 1509 से लेकर 1529 तक है, तो 29 में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ? विजयनगर के जो चरम उत्कर्ष पर था उसका पतन जो है वो धीरे धीरे होने स्टार्ट हो गया। चरम पतन की जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न हो गई। और इसके बाद में जो चौथा वंश आया था तुलु वंश के बाद में, वो आया था अरविंदु वंश। अरविंदु वंश ने क्या किया? राजकीय ढांचे के तनाव का लाभ उठाकर 1542 में विजयनगर की सत्ता पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे जो कृष्णदेवराय के जो वंशज आए थे वो इतने ताकतवर नहीं रहे, उनमें उत्तराधिकार संघर्ष होता रहा। इसी का फायदा उठाकर अरविंदु वंश के शासकों ने जो है 1542 में ये विजयनगर की सत्ता हत्या ली और एक नए वंश की स्थापना की, जिसको हम बोलते हैं अरविंदु वंश। 1565 में विजयनगर की जो सेना है वो प्रधानमंत्री रामराय, विजयनगर के शासक कोई और हैं, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनका नेतृत्व ज्यादा था। तो प्रधानमंत्री जो थे इनकी सत्ता ज्यादा चलती थी। रामराय प्रधानमंत्री का नाम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। विजयनगर के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? शासक के बारे में कोई नहीं पूछता। 1565 में विजयनगर की सेना के जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय यहाँ के विजयनगर के प्रधान, सेना के जो प्रधान थे, प्रधानमंत्री, वो थे रामराय। रामराय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में, राक्षसी तांगड़ी युद्ध को हम बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। राक्षसी तांगड़ी नाम के गांव में जो है तालीकोटा, ये जो युद्ध है, इसमें बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर, इन तीनों राज्यों की जो सेनाएं थी, सेनाओं ने विजयनगर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सेनाओं ने इसको पूरी तरह पराजित किया। और इस युद्ध में प्रधानमंत्री रामराय की एक सुल्तान के विरुद्ध दूसरे सुल्तान को युद्ध में समकक्ष खड़ा करने की जो नीति थी वो विफल नीति
उत्तरदायी थी। यानी कि जो राम राय था वो इन तीनों सुल्तानों को आपस में लड़ाना चाहता था, लेकिन ये तीनों सुल्तान आपस में एक हो गए और विजयनगर की सेना को हरा दिया। ये सुल्तान एक हो गए और राम राय को करारी हार का सामना जो है वो करना पड़ा। यह युद्ध जो है निर्णायक युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ, विजयनगर की जो समृद्धि और वैभव है वो बुरी तरह नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? तो ये तीन जो प्रमुख सेनाएं थी, इन तीनों ने जो है आपके अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, इन तीनों की सेना ने यहाँ पर विजयनगर में लूट मचाई और ये शानदार और गौरवशाली जो शहर है विजयनगर, ये उजड़ गया। और अरविंदु वंश ने जो है अपनी सत्ता का केंद्र यहाँ से हटाकर कहाँ पर स्थापित किया? तो पेनुकोंडा और आपके चंद्रगिरी, चंद्रगिरी तिरुपति के समीप है, यहाँ से स्टार्ट किया, आंध्र प्रदेश के पास में। एक प्रश्न है यहाँ से, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यवन स्थापनाचार्य, यवन राज्य की स्थापना करने वाला जो उपाधि है वो किसने धारण की थी? तो ये की थी आपके कृष्णदेवराय ने। यवन राज्य की स्थापना करने वाला यानी यवन राज्य स्थापनाचार्य, यवन राज्य स्थापनाचार्य की स्थापना, ये जो उपाधि है ये किसने धारण की थी? विजयनगर के जो शासक थे, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय ने। विजयनगर के शासन और शासक, विजयनगर के शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने के इच्छुक थे। कोई दो उदाहरण दीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णदेवराय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला उपाधि धारण करके गौरव महसूस किया। दूसरा है, विजयनगर, बीजापुर के जो सुल्तान थे उसने कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद में विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया था। इस प्रकार धार्मिक भिन्नताएं होते हुए भी, यानी विजयनगर के शासक थे ये हिंदू और सल्तनतों के जो शासक थे वो थे मुस्लिम, तो धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी सुल्तानों और रैलियों के संबंध, यानी विजयनगर के शासकों और सुल्तानों के संबंध जो थे वो हमेशा रैलियों यानी रायों के संबंध, यहाँ पर क्या है, सुल्तानों और रायों के जो संबंध थे, राय किसको बोलते हैं? विजयनगर के शासकों को। रायों के संबंध हमेशा शत्रुतापूर्ण जो है नहीं रहते थे। कृष्णदेवराय के विजय अभियान, यहाँ से एक तैयार कर लीजिएगा 2 नंबर का प्रश्न। कृष्णदेवराय ने जो है विजयनगर की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया और कई प्रभावशाली क्षेत्रों को जीतकर जो है अपने इलाके में शामिल किया। जैसे 1512 में इसने रायचूर, दोआब, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र है इसको हासिल किया। 1514 में उड़ीसा के शासकों को हराया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया। कृष्णदेवराय के समय में राज्य जो है सदैव युद्ध के लिए तैयार रहा। विजयनगर राज्य के पतन के 2 क्या कारण रहे हैं? तो ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान रखना। एक तो विजयनगर राज्य में सिंहासन प्राप्ति के लिए ग्रह युद्ध जो है चल रहे थे, तो इसी ग्रह युद्ध के कारण, चलते रहने के कारण राज्य की जो शक्ति है वो कमजोर हो गई। और दूसरा कारण तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था इसमें विजयनगर की जो सेना है वो बुरी तरह पराजित हुई, इसी कारण विजयनगर राज्य का पतन हो गया। एक तो तालीकोटा युद्ध और दूसरा जो ग्रह युद्ध है सिंहासन प्राप्ति के लिए, उत्तराधिकार युद्ध है, ये 2 प्रमुख कारण रहे थे। एक 2 नंबर के प्रश्न में अमर नायक प्रणाली महत्वपूर्ण है। तो विजयनगर में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? नायक। ये छोटे प्रश्न के रूप में भी ध्यान रखना। विजयनगर में प्रचलित जो अमर नायक प्रणाली थी ये दिल्ली सल्तनत में उपस्थित एकता प्रणाली से प्रभावित थी। छोटे प्रश्न के रूप में भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये किससे प्रभावित थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो एकता प्रणाली थी, एकता प्रणाली, यहाँ से एकता मतलब एकता प्रणाली, एकता गलत है, एकता प्रणाली जो है इससे प्रभावित थी। किस प्रणाली से? एकता प्रणाली। दिल्ली सल्तनत में जो एकता प्रणाली थी, जो प्रशासन में हम बोल रहे हैं अमर नायक प्रणाली, प्रशासन में अमर नायक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो एकता प्रणाली से प्रभावित थी। दिल्ली सल्तनत की किस प्रणाली से? एकता प्रणाली से प्रभावित थी। अमर नायक कौन होते थे? अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे, जिन्हें राय यानी जो विजयनगर के शासक थे उनके द्वारा प्रशासन के लिए कुछ क्षेत्र भी दिए जाते थे इन अमर नायकों को। और इस अमर नायक जो है इन क्षेत्रों में स्थित किसानों और व्यापारियों से टैक्स वसूलते थे और इस कर का कुछ भाग वह अपने उपयोग के लिए रखते थे और अन्य कुछ भाग से अपने घोड़ों और हाथियों का रखरखाव करते थे। कुछ हिस्सा जो है वो मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च करते थे। बाकी का बचा हुआ जो टैक्स है वो वर्ष में एक बार राजा को जो है भेंट के रूप में दे दिया जाता था। इसके लिए वो स्वयं जो है उपहार के साथ राजा के दरबार में उपस्थित होते थे। ये जो दल हैं ये विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। कौन से दल? जो अमर नायक प्रणाली, अमर नायकों का जो दल है ये विजयनगर के शासकों को, कभी भी विजयनगर के शासकों को सेना की जरूरत पड़े युद्ध करने के लिए जाए तो ये अमर नायक की जो है यहाँ पर सेना
बनती है इनकी, जिसकी मदद से विजयनगर के शासकों ने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में जो है किया था। राजा समय समय पर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते रहते थे, परंतु उनकी यह नीति पूरी तरह सफल नहीं रही। 17वीं सदी में कई नायकों ने जो है स्वतंत्र राज्यों की स्थापना भी कर ली थी। 2 नंबर के प्रश्न में विजयनगर की जल प्रणाली के बारे में भी ध्यान रखना। इसमें छोटे प्रश्न भी हैं 1 नंबर के, वो भी तैयार करने हैं। वैसे तो विजयनगर क्षेत्र चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, परंतु जो मुख्य राजधानी थी विजयनगर, ये जल स्रोतों से काफी दूर थी। तो जल स्रोत, यहाँ के प्रमुख जल स्रोतों की बात करें तो एक तो है होज। होज यानी जो होद होता है, टांका। विजयनगर के पास स्थित तुंगभद्रा जो नदी है, यहाँ से एक प्राकृतिक जल कुंड का निर्माण होता था और इसी जल कुंड से जो है विजयनगर में पानी पहुंचाया जाता था। यहाँ की पहाड़ियों से कई जल धाराएं जाकर जो है इस तुंगभद्रा नदी में मिलती हैं और इन सभी धाराओं के साथ साथ एक बांध का जो है निर्माण किया जाता था। इन बांधों से जो है पानी को मानव निर्मित जलाशयों की ओर ले जाया जाता था और इन्हीं जो मनुष्य खुद अपने हाथों से निर्माण करते थे इन जलाशयों तालाबों का, उन्हीं को क्या कहा गया है, होज। होज पर एक छोटा प्रश्न ध्यान रखना। और इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण होज है वो है कमलपुरम। इसके बारे में अभी हमने जिक्र भी किया था। कमलपुरम जलाशय की जो अभी नहीं किया था लेकिन अब कर लेते हैं। कमलपुरम जलाशय का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, तो 15वीं शताब्दी में हुआ था और इसका जो निर्माण है वो करवाया था कृष्णदेवराय ने। कमलपुरम जलाशय का निर्माण, सबसे महत्वपूर्ण जो जलाशय था वो कौन सा था, कमलपुरम जलाशय, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में जो है किया गया था। 15वीं शताब्दी में इस हौज के पानी से आसपास के खेतों को भी सिंचा जाता था और इसे एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक भी जो है ले जाया गया था। दूसरा है नहरें। नहरें भी इंपॉर्टेंट है। नहरों में कौन कौन सी है नहरें, तो एक विशेष रूप से प्रमुख नहर का नाम ध्यान रखिएगा, हरिया नहर। हरिया जो नहर थी ये महत्वपूर्ण थी। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हरिया नहर थी। इस नहर से तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। ये कहाँ से, कौन सी नदी से, तुंगभद्रा नदी पर बना बांध था, इसी बांध से यहाँ पर पानी आता था हरिया नहर में। और होजों से भी पानी कहाँ से आता था, तुंगभद्रा नदी से। और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। और इसका निर्माण किसने करवाया था, संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। संगम वंश के जो राजा थे, जैसे हरिहर बुक्का है और बाद के जो शासक आए हैं, उन संगम वंश के शासकों ने हरिया नहर का निर्माण करवाया था। इस प्रकार कुएं हैं, बरसात के पानी वाले जलाशय हैं और मंदिरों के जो जलाशय हैं, ये सारे जो हैं ये नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। इसके बाद में किलेबंदी पर एक प्रश्न ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। हालांकि एक बड़ा प्रश्न तो आप यहीं से तैयार कर सकते हो। कौन सा बड़ा प्रश्न, ये जो है बड़ा प्रश्न की 15वीं शताब्दी में फारस के शासक, छोटा प्रश्न 1 नंबर के हिसाब से, 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया एक दूत था। फारस यानी ईरान के जो शासक थे, उन्होंने एक दूत को भेजा था विजयनगर की यात्रा के लिए। उसमें से एक है जिसका नाम क्या है, अब्दुल रज्जाक। ये इसको कालीकट कहाँ पर है, केरल में भेजा था। और कालीकट जो, क्योंकि केरल का जो तट है उसी पर भेजा था कालीकट, जिसको कोझिकोड भी बोलते हैं। तो इसने ये किलेबंदी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था अब्दुल रज्जाक। ये भी आ सकता है कि उसने किलेबंदी से कौन सा जो विदेशी यात्री है वो प्रभावित हुआ था, तो अब्दुल रज्जाक। और अब्दुल रज्जाक ने यहाँ की जो किलेबंदी है उसके, किलेबंदी यानी दुर्गों के 7 पंक्तियों का उल्लेख किया था। 7 स्तरों पर जो है 7 स्तरों का इसने उल्लेख किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब्दुल रज्जाक नाम ध्यान रखिएगा, फारस के शासक का नाम ध्यान रखिएगा, फारस का नाम ध्यान रखिएगा और किलेबंदी का नाम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और दुर्गों की 7 पंक्तियों का नाम ध्यान रखना है। कितनी दुर्गों की पंक्तियां, 7 पंक्तियां या दुर्गों के 7 स्तर। अभी हम देखने वाले हैं कौन कौन से 7 स्तर हैं। एक ये प्रश्न भी ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वहां 15 से 20 हजार आदमी थे चींटियों की तरह, यानी जलाशय में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। ऐसा डोमिंगो पेस ने लिखा है, डोमिंगो पेस ने ऐसा लिखा था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किलेबंदी पर प्रश्न बनाना ही है। अभी हमने अब्दुल रज्जाक की बात कर ली कि अब्दुल रज्जाक जो है फारस का दूत था, ईरान का। विजयनगर की किलेबंदी के बारे में जो जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है, फारस के दूत अब्दुल रज्जाक के विवरण से मिलती है। इसने कुछ लिखा है, इसने क्या लिखा है कि वह जो किलेबंदी को देखकर बहुत प्रभावित हुआ था, इसने खुद लिखा अपनी किताब में। और इसने दुर्ग के 7 स्तरों पर घेराबंदी का उल्लेख किया है। 7 स्तरों पर जो है इसने घेराबंदी का उल्लेख किया है कि दुर्ग को 7 स्तरों पर घेरा गया था। इस किलेबंदी के अंदर किस किस को घेरा गया, तो मुख्य शहरों के साथ साथ सामान्य जो स्थान थे उनको, खेतों को भी और जंगलों को भी जो है घेरा गया था।
किलेबंदी के जो 7 स्तर है, इस पर 7 स्तरों पर एक 2 नंबर का प्रश्न ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले स्तर पर किसको घेरा गया, तो राजा के क्षेत्र को घेरा गया था सबसे पहले स्तर पर। और दूसरे स्तर पर किसको घेरा गया था, तो प्रशासनिक क्षेत्र को दूसरे स्तर पर घेरा गया। तीसरे स्तर पर महत्वपूर्ण जो इमारतें थी इनको घेरा गया। तीसरे स्तर पर किसको घेरा गया, महत्वपूर्ण इमारतों को। और चौथे स्तर पर सामान्य जनता के क्षेत्र को घेरा गया था। चौथे स्तर पर सामान्य जनता के क्षेत्र को घेरा गया था। और 5वें स्तर पर बात कर लेते हैं, तो 5वें स्तर पर किसको घेरा गया था, तो खेतों को 5वें स्तर पर घेरा गया था। और छठे स्तर पर बात कर लें तो अन्नागारों यानी कि फसलों को छठे स्तर पर घेरा गया था। और अंतिम स्तर पर जो पहाड़ियों की जो बाहरी दीवार थी वो शहर के चारों ओर जो है क्या थी, पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी, जो अंतिम दीवार थी चारों ओर से। और इस दीवार को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो फानाकार पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। किसका, फाना का, सांप की फन की तरह ये पत्थर होते थे, जिसके कारण वो है एक दूसरे के ऊपर टिके रहते थे। इन पत्थरों को जोड़ने में किसी प्रकार के सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया था या किसी अन्य चीज का प्रयोग, मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था, गारे का प्रयोग नहीं किया गया था। और दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। और किलेबंदी बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार जो हैं, इन पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुबंद तुर्की सुल्तानों द्वारा विकसित स्थापत्य से प्रभावित थी। इतिहासकार इस शैली को क्या बोलते हैं, इंडो इस्लामिक शैली। इंडो इस्लामिक शैली इसको कहा जाता है। ये जो शैली किस शैली में बने हुए हैं, तो इंडो इस्लामिक शैली में बने हुए हैं। किलेबंदी के क्या लाभ रहे हैं और क्या हानियां हैं, इस पर एक छोटा प्रश्न तैयार करिएगा। तो किलेबंदी से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा होती है यदि हम किलेबंदी करते हैं, तो फसलों की भी सुरक्षा होती है, घुसपैठियों से सुरक्षा होती है, अन्नागारों की सुरक्षा होती है। हानि क्या है, तो ये जो व्यवस्था इतने स्तरों पर हमने ये घेराबंदी की है, तो ये बहुत ही खर्चीली व्यवस्था थी और इसका रख रखाव करना, ध्यान रखना भी जो है मुश्किल था। ये हानियां भी है। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार कर लीजिएगा कि कृषि क्षेत्र में, देखिए हमने अभी बात की थी कि खेतों को भी घेरा जाता था, तो कृषि क्षेत्र की किलेबंदी क्यों की जाती थी, तो विजयनगर शासकों द्वारा फसलों की जो किलेबंदी है वो की गई थी ताकि युद्ध की स्थिति में फसलें जो है वो दुश्मन के हाथ नहीं लगे। इस कारण फसलों कृषि क्षेत्र की किलेबंदी की जाती थी। इससे दुश्मन सेना के लिए अपना भरण पोषण मुश्किल हो जाता था। यह घेराबंदियां कई महीनों या वर्षों तक चल सकती थी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए शासक जो है वो किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का जो है निर्माण करवाते थे। इस प्रकार विजयनगर के शासकों ने पूरी कृषि भूभाग को बचाने के लिए इस महंगी और व्यापक नीति को अपनाया था। इसके बाद में सड़क व्यवस्था, विजयनगर में जो सड़कें हैं वो पहाड़ी भूभाग को हटाकर जो है पहाड़ी भूभाग से हटकर बनाई गई थी। ये घाटियों से होकर इधर उधर घूमती थी। दुर्ग में प्रवेश के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार थे। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे, प्रवेश द्वार भी मुख्य सड़कों से ऐसे सामने से गुजरते थे। कुछ महत्वपूर्ण सड़कें मंदिरों के प्रवेश द्वारों में आगे तक बढ़ी हुई थी। मंदिर के अंदर भी जो है सड़कें होती थी और इस मंदिर के अंदर दोनों तरफ जो है, सड़क के दोनों तरफ क्या होते थे, बाजार जो है लगे होते थे। विजयनगर का स्थापत्य, विशाल इमारतें और मंदिर। विजयनगर के सभी जो मंदिर हैं वो राजकीय केंद्र, विजयनगर के सभी राजकीय केंद्र दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित। राजकीय जो केंद्र थे, राजा के जो प्रमुख स्थान थे वो दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित थे। और दक्षिण पश्चिमी भाग में ही लगभग 60 से अधिक क्या मिले हैं, मंदिर मिले हैं दक्षिणी पश्चिमी भाग में। राजकीय केंद्र यानी राजा का दुर्ग हो गया, राजा के प्रमुख महल हो गए, राजाओं की जो ये सब, भाई राजाओं के जहाँ पर स्थान है वहीं पर मंदिर मिले हैं, तो हम इससे अनुमान क्या लगा सकते हैं कि धार्मिक रुचि रही होगी राजाओं की, धर्म में रुचि ज्यादा थी, मंदिर इतने मिले हैं। तो इस क्षेत्र में लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई कि 30 लगभग क्या है, महल हैं। और ये बड़ी संरचनाएं हैं जो धार्मिक कार्यों से जुड़ी नहीं होती थी। महल जो है वो धार्मिक कार्यों से नहीं जुड़े होंगे क्योंकि मंदिर जो है वो धार्मिक कार्यों से जुड़े होते हैं। राजकीय केंद्र की विशाल इमारतों तथा मंदिरों के बीच में क्या अंतर था, तो विशाल जो इमारतें हैं वो धार्मिक कार्यों के लिए नहीं थी, जबकि मंदिर हैं वो किसके लिए होंगे भाई, मंदिर होंगे धार्मिक कार्यों के लिए थे, धार्मिक कार्यों के केंद्र थे मंदिर। और मंदिर पूरी तरह से किससे बने होते थे, राजगिरी से निर्मित थे या अच्छी कारीगरी यहाँ पर की गई थी। लेकिन जो इमारतें हैं वो नष्ट प्राय सामग्री से बनाई गई थी, जल्दी नष्ट होने वाली। विजयनगर की जो विशाल संरचनाएं हैं उसको देख लेते हैं। राजकीय केंद्र में एक विशाल संरचना पाई गई है जिसे क्या कहा गया, राजा का भवन या विजय का भवन कहा जाता था। ये छोटे प्रश्न के रूप में ध्यान रखना। राजकीय केंद्र में एक विशाल संरचना पाई गई जिसे राजा का भवन या विजय का भवन कहा जाता था। यहाँ पर दो प्रभावशाली मंच हैं, इसी भवन में दो प्रभावशाली मंच हैं जिनको क्या कहा जाता है, सभा मंडप या महानवमी टीपा।
दोनों पर प्रश्न आ सकता है, लेकिन आप महानवमी डिब्बा पर एक प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। इस पर एक प्रश्न आ सकता है, महानवमी डिब्बा क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि दोनों को तैयार करके जाइएगा, किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है, सभा मंडप या महानवमी डिब्बा पर 2 नंबर का प्रश्न। तो सभा मंडप एक ऊंचा मंडप है जो चारों ओर से दोहरी दीवार से जो है घिरा हुआ है, यानी इसके ऊपर दो दो दीवारें जो है बनी हुई है। ये हो गया सभा मंडप, तो इसके ऐसे 2 दीवारें जो है बनाई गई है, दोनों 2 दीवारें, और इसके बीच में कई स्तंभ है, खंभे खड़े हुए किए गए हैं बीच में, और इन स्तंभों पर इस मंच की दूसरी मंजिल टिकी हुई है। स्तंभों का जो मंच है इस पर दूसरी मंजिल भी टिकी हुई है, और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां जो है ऐसे घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई है। इसमें सभी जो स्तंभ है वो बहुत ही पास पास है, इसलिए इनके बीच में जो है काफी कम खुला स्थान बचता है। कम जगह होने की वजह से इतिहासकार इस मंडप का कार्य समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि इन स्तंभों के बीच की जो ये जगह है ये बैठने एवं किसी भी प्रकार की सभा आयोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। महानवमी डिब्बा पर विशेष रूप से प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। शहर के ऊंचे स्थान पर बना महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है। ये 11,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ एवं इसकी ऊंचाई लगभग कितनी थी, 40 फीट तक थी, लगभग 40 फीट तक। इस मंच के आधार पर बहुत ही जो है खूबसूरत जो है चित्र, सुंदर चित्र जो है वो मिले हैं, सुंदर चित्र। यहाँ पर ये मंच है, तो ये इस मंच का जो आधार है, ये वाला आधार, इस आधार पर क्या बने हुए हैं, खूबसूरत चित्र जो है बने हुए हैं। ऊंचाई इसकी 40 फीट है और 11,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। महानवमी जो डिब्बा है इसकी क्या उपयोगिता है, किस काम यहाँ पर इसका क्या महत्व रहा है, तो इस पर दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्र आदि अवसरों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता था, और इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था। इनमें मूर्तियों की पूजा की जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी, और राज्य के घोड़ों की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। यहाँ पर लोग क्यों आते थे, तो इस अवसर के मुख्य आकर्षण क्या थे, एक तो नृत्य यहाँ पर किया जाता था, कुश्ती यहाँ पर होती थी, साज लगे घोड़ों और हाथियों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्राएं जो है यहाँ पर चलती थी, यानी सजे हुए घोड़े, और प्रमुख नायक जो सेना सेना प्रमुख होते थे वो नायक, और अधीनस्थ राजाओं और अन्य जो उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट को देखने के लिए यहाँ पर आते थे। नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा एवं उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट, राजा जो इनको भेंट देता था उनको देखने के लिए यहाँ पर लोग आते थे। और त्योहारों के अंतिम दिनों में राजा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में निरीक्षण जो है वो करता था। कमल महल पर क्या क्वेश्चन आ सकता है, कमल महल राज्य के केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक सबसे सुंदर भवन है कमल महल, और इसका ये जो नाम है कमल महल ये किस कारण पड़ा, तो इसका ये नाम अंग्रेजों द्वारा इसकी आकृति की वजह से दिया गया। छोटा प्रश्न यहाँ से ये तैयार कर लेना, इसको जो है किस कारण कहा गया कमल महल, अंग्रेजों ने जो है इसकी कमल की आकृति होने के कारण इसको कमल महल कहा है, और यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर जो है सलाह मशवरा करता था, ये इसकी विशेषता हो गई। राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह मशवरा कहाँ किया करता था, तो कमल महल में बैठकर किया करता था। कुछ छोटे प्रश्न देख लेते हैं। राजधानी के रूप में विजयनगर का चयन क्यों किया गया, तो एक तो यहाँ पर विरूपाक्ष भगवान का मंदिर है, साथ ही पंपा देवी का जो मंदिर है, इसी कारण राजधानी किसको बनाया, विजयनगर को। और विजयनगर शासकों के लिए मंदिरों और संप्रदायों को संरक्षण देना क्यों महत्वपूर्ण था, मंदिर इनके बहुत सारे मिले हैं तो इनको संरक्षण क्यों देते थे, तो 2 कारण देख लेते हैं। शासकों के अनुसार मंदिरों का जो निर्माण है और मरम्मत है, साथ ही रख रखाव है, ये अपनी सत्ता, संपत्ति और निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के लिए महत्वपूर्ण माध्यम थे, और शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे कि हम क्या हैं, भगवान ने जो है हमें राजा बनाया है, इस प्रकार ईश्वर से खुद को जोड़ते थे। वे देवताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजा से जोड़ते थे। विजयनगर के शासक भगवान की ओर से शासन करने का दावा कैसे करते थे, तो वे सभी राज्य के आदेशों पर, वे राज्य के जितने भी आदेश होते हैं उन सभी राज्य के आदेशों पर क्या लिखते थे, कन्नड़ लिपि में लिखते थे। कर्नाटक की जो भाषा है कन्नड़ भाषा, उसकी लिपि कन्नड़ लिपि में लिखते थे। श्री विरूपाक्ष, इसी श्री विरूपाक्ष जो भगवान है विरूपाक्ष का नाम लिखते थे, यानी कि भगवान की ओर से शासन करने का दावा करते थे, नाम लिखते थे श्री विरूपाक्ष। कोई भी आदेश दे दिया राज्य की तरफ से तो उस पर श्री विरूपाक्ष शब्द लिखा होता था। और विजयनगर के शासक हिंदू सुरतराणा का की उपाधि क्यों धारण करते थे, तो विजयनगर के जो शासक थे वो देवताओं से अपने गहन संबंधों के प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग करते थे। क्या देवताओं का ये प्रतीक है हिंदू सुरतराणा।
मंदिर विजयनगर में अधिकांश जो मंदिर थे वो कहाँ पर थे? धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी बहुत सारे मंदिर मिले हैं। मंदिरों में गोपुरम यानी प्रवेश द्वार और मंडप तथा लंबे स्तंभ वाले गलियारे थे। सबसे प्रमुख मंदिरों की बात करें तो एक है हजार राम मंदिर। यह विजयनगर के मुख्य मंदिरों में से एक है। इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। ये प्रश्न यहाँ से तैयार कर लीजिएगा, किस मंदिर का प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था? विजयनगर के राजा और परिवार द्वारा। तो हजार राम मंदिर। यह एक विशालकाय मंदिर है और इसकी दीवारों पर क्या लिखा है भाई? रामायण की कथाओं को चित्रों के रूप में उकेरा गया है। रामायण की कथा जो है चित्रों के माध्यम से इसकी दीवारों पर खुदी हुई है हजार राम मंदिर के कारण। रामायण यानी राम से संबंधित है, तो हजार राम मंदिर ध्यान रखिएगा। दूसरा है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष को राज्य के संरक्षक देवता माना जाता है और विरूपाक्ष को शिव जी का एक रूप भी माना जाता है। राज्य के संरक्षक, विजयनगर राज्य के संरक्षक देवता किसको माना जाता है? तो छोटा प्रश्न यहाँ से ध्यान रखिएगा, विरूपाक्ष को। और विरूपाक्ष किसके रूप माने जाते हैं? तो शिव जी के रूप माने जाते हैं। कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक के समय मुख्य मंदिरों के सामने एक मंडप बनवाया था। इसे सुंदर नक्काशी वाले स्तंभों से सजाया गया था। मंदिर के पूर्वी प्रवेश द्वार को पूर्वी गोपुरम का निर्माण भी किसने करवाया था? को नहीं है यहाँ पर। मंदिर के पूर्वी गोपुरम यानी पूर्वी जो प्रवेश द्वार है मंदिर का, उसका निर्माण भी कृष्णदेवराय ने करवाया था। किसके? विरूपाक्ष भगवान के पूर्वी गोपुरम का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो आपके कृष्णदेवराय ने करवाया था। इसी मंदिर में पंपा देवी की आराधना भी की जाती थी, जिन्हें शिव की पत्नी पार्वती का रूप माना जाता है। शिव की पत्नी पार्वती का रूप किसको माना जाता है? पंपा देवी को। और मंदिर में एक सभागार भी बना हुआ है और मंदिर के सभागारों का जो प्रयोग है वो विभिन्न कार्यों के लिए होता था। कुछ सभागारों में देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखा जाता था और अन्य सभागारों का जो प्रयोग है वो देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए होता था। कुछ अन्य सभागारों का जो प्रयोग है वो देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए यहाँ पर होता था और अन्य इन अवसरों पर जो है विशेष मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों से स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। लास्ट मंदिर है विट्ठल मंदिर। इस मंदिर के प्रमुख देवता कौन थे? विट्ठल भगवान थे और महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का एक रूप जो है इनको माना जाता है। विट्ठल देवता को जो है महाराष्ट्र में पूजा जाता था और ये विष्णु के रूप थे। विषय विट्ठल, विषय विष्णु नाम ध्यान रखिएगा। इस मंदिर में कई सभागार हैं और रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर किसको कहा गया है? तो विट्ठल मंदिर को कहा गया है। रथ की आकृति होने के कारण जो है, रथ की आकृति है इसमें, रथ, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर कौन सा है? तो विट्ठल मंदिर। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। विष्णु जी के रूप माने जाते हैं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में विष्णु जी के रूप और रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर, छोटे प्रश्नों में ध्यान रखना। मंदिर परिसरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रथ गलियां, यहाँ पर रथ गलियां भी हैं जो मंदिरों के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। रथ गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी जो है अपनी दुकानें यहाँ पर लगाया करते थे। इस प्रकार इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने देख ली। इस चैप्टर से इससे बाहर आने की संभावना कमी है, इससे यहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर से ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।